हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। रोटेशनल मैकेनिक्स का ये थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के तक पहुंचने के पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है। पहले हम रिजिड बॉडी समझेंगे और फिर आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। ठीक है ना, तो रिजिड ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं पहले हम ये समझेंगे। रिजिड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास में है और बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, ये ऑब्जेक्ट बहुत सारे पार्टिकल से इसमें है ना। चलिए ध्यान दीजिए, दो पार्टिकल इसमें कोई भी आप कंसीडर कर लीजिए। इन दो पार्टिकल का जो पेयर है, इसके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है, ये रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे आपके पास में एक रॉड है, मान लीजिए आयरन रॉड है आपके पास में। इस आयरन रॉड पर आप पार्टिकल मार्क कर लीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि समय के साथ इसके बीच में, इस टाइम के रेस्पेक्ट में इसके बीच का जो गैप है वो कम या ज्यादा हो जाए? नहीं हो सकता। आया समझ में? तो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। यानी रिजिड बॉडी का पहला रूल क्या है, सबसे बेसिक रूल क्या है कि रिजिड बॉडी उसी बॉडी को कहा जाएगा जिसमें पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है, रिलेटिव सेपरेशन है, दो पार्टिकल के बीच का रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होगा। हाँ, इस पार्टिकल का इस पार्टिकल के साथ रिलेटिव सेपरेशन, इस पार्टिकल का इस पार्टिकल के साथ में रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आप कोई भी एक पेयर लेते हैं पार्टिकल्स का, उसके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा। चाहे आप इस बॉडी को ऐसे स्ट्रेट मूवमेंट दीजिए, ये पार्टिकल भी स्ट्रेट मूवमेंट पाएगा, ये पार्टिकल भी स्ट्रेट मूवमेंट, और उसके बाद में इन दोनों का रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होगा। अगर आप इसे रोटेट कर दे, मान लीजिए ये सिस्टम है, इसको आपने ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, तो रोटेट करने पर ये पार्टिकल भी इस तरह से रोटेट हो जाएगा, ये भी रोटेट होगा, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक, तो कुल मिलाकर रिजिड बॉडी में जो रिलेटिव सेपरेशन होता है वो ऐसा सॉलिड जिसमें रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होता है, इसे हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। ठीक है, अब हम समझेंगे कि रिजिड बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे कंसेप्ट होता है इनर्शिया का ट्रांसलेटरी मोशन में, है ना, जैसे लीनियर मोशन में कंसेप्ट होता है इनर्शिया का कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रेसिस्ट करता है उस फोर्स को जो उसमें उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रोटेशनल, जो उसकी टेंडेंसी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेटिंग टेंडेंसी है, इस तरह की टेंडेंसी है कि वो अपोज करती है उस टॉर्क को जो उसमें चेंज लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कैसे करें किसी पार्टिकल का। तो मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट इस पार्टिकल m को रोटेट होना है, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है पार्टिकल, है ना, ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक, इस एक्सिस से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लीजिए वो r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल I एंड इट इज इक्वल टू mr स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट और रोटेटिंग पार्टिकल m ऑफ मास m, है ना। r यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, m इसका मास। इसकी एसआई यूनिट देखते हैं, तो यहां पर क्या है? मास की यूनिट क्या बनेगी? किलोग्राम। r क्या है? मीटर। लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना, एसआई यूनिट बन गई इसकी। अगर हम सीजीएस यूनिट देखें तो क्या बनेगी? देख सकते हैं, किलोग्राम को लिखेंगे ग्राम में, मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर में, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला
इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा स्मॉल m मतलब किलोग्राम यानी मास, और r है लेंथ ml स्क्वायर, और t की पावर 0 ml स्क्वायर t पावर 0 m1 l2 t0। ठीक, यहां तक का काम हो गया। अब हम देखेंगे कि किसी रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के लिए। मान लीजिए आपके पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है, रिजिड ऑब्जेक्ट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मान लेते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहां से पार्टिकल, ये m1 है, ये m2 है ना, अलग अलग मास के बहुत सारे पार्टिकल्स है। अब इन सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इस एक्सिस के लिए और सबको ऐड कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसकी डिस्टेंस कितनी है r1, इससे डिस्टेंस कितनी है r2। इसी तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स की डिस्टेंस हमें निकालना होगी, ठीक है ना। इन सभी पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस निकलेगी उसके लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, है ना। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn स्क्वायर, अगर n पार्टिकल्स है तो, है ना। इससे क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू समेशन m r स्क्वायर mi स्क्वायर r i स्क्वायर I इक्वल टू 1 to n। यहां पर ये I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आयत पार्टिकल। जैसे आयत पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा mi/ri स्क्वायर, वेयर ri इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द आयत पार्टिकल, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला को अगर हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में, मतलब मान लीजिए यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं है, अलग अलग पार्टिकल्स है, अगर हम मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस मान ले तो ये फॉर्मूला कैसा होगा, देखिए इसे भी लिख देते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। क्लियर। ये फॉर्मूला किसके लिए, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा रिजिड बॉडी का। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट। कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, समझे। जैसे अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दी हमने, और अगर मान लो मैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाता हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने की वजह से इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। तो पहली बात हमने क्या देखी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस विथ चेंज इन एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है। अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। और आगे समझिए, मान लो हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर दिया और यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कंसीडर करो वो I1 है। अब इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां पर रख दिया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। यानी अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस विथ इंक्रीज इन रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। और क्या आएगा, देखिए समझे, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर मास है, अब मैं अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करूंगा तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन के चेंज करने की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। इसका मतलब तीसरा पॉइंट क्या है कि मास अगर अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी जैसे अगर यहां पर मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर यूनिफॉर्म रॉड है मेरे पास में,
है ना, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाए जिसका मास स्मॉल m है और इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, है ना, अब अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को तो यहीं पर रखे, सेम इतनी डिस्टेंस पर रखे, लेकिन इस मास को उठाकर यहां पर रख दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, there are four particles each of mass m are kept at four corners of a square of side a. What would be the moment of inertia of the system of particles about an axis perpendicular to the plane of the square and passes through its center? Clear? चलिए ध्यान दीजिए, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर पर मास m रखा है, सेंटर से, ये सेंटर समझ लीजिए, ये हथेली, ये सेंटर समझ लीजिए, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम इस तरह से देखिए कि ये एक स्क्वायर है ना, ये 3D में डायग्राम बन रहा है, ऐसे डायग्राम बन रहा है ना, आप समझे इससे, ये एक स्क्वायर है, ये एक्सिस ऐसे रखा हुआ है ना, आधा बोर्ड के अंदर और आधा बोर्ड के बाहर ऐसे स्क्वायर रखा है। इस स्क्वायर के कॉर्नर पर मास m है, ये सामने से देखने पर ऐसा दिखाएगा, ऊपर से देखेंगे तो कैसा ऊपर से देखने पर ऐसा दिखाई देगा, ऐसा देखिए, ये स्क्वायर है और ये एक्सिस है, ये जो मेरी उंगली है ना, ये एक्सिस है, आप ऐसा समझिए, ये एक्सिस है। इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। यहां पर मास m है, इस एक्सिस को यहां पर अगर मैं यहां से बनाऊं तो ऐसे, ठीक, ये एक्सिस, इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, है ना, हर कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी होगी, पहले हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक, तो वो कैसे कैलकुलेट करें, देखिए ये a है, ये भी a, ये भी a, ये भी a, अगर मैं ABCD से नाम देता हूं ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC में AC स्क्वायर क्या देगा हमें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो AC कितना आएगा, A√2, यानी AC का हाफ OA कितना आएगा, A/√2, हाफ करेंगे ना तो ये आएगा आंसर। देखिए अब ये वाली साइड भी A/√2, ये भी A/√2, ये भी A/√2, ये भी A/√2, से ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से हर डिस्टेंस A/√2 हो गई, है ना। अब कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत आसान है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कैपिटल I इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला देखा, इन सभी को ऐड कर दीजिए तो I इज इक्वल टू, देखिए सबके लिए m सेम है, r सेम, r की जगह A/√2 लिखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई a स्क्वायर बाई 2, यानी अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2ma स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, कॉपी इट। Now our second question is, find moment of inertia of a uniform rod about an axis perpendicular to the length of the rod and passes through one end of the rod। मान लीजिए ये रॉड है, इस रॉड के परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकता था, लेकिन नहीं, एक एंड से पास होने वाली एक्सिस। अब अगर इसे ऐसे घुमाया जाए, ऐसे घुमाया जाए, ठीक है ना, इस रॉड को ऐसे घुमाया जाए, तो इसे घुमाने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बनेगा हमें वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, ये एक हमारे पास
रॉड है, इस रॉड की लेंथ पर जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की रॉड है और इसकी जो लेंथ है उस लेंथ पर यूनिफॉर्म होने की वजह से मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना, थ्रू आउट द लेंथ मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। चलिए एक्सिस कौन सी है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसे समझने के लिए हम इस तरह से देखेंगे कि लेट लैम्डा बी द मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड। देखो रॉड जो है उस रॉड के पर यूनिट लेंथ यानी पर सेंटीमीटर कितना मास है, हमने ये कंसीडर कर लिया लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा कैन बी रिटन एज लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एल। एल इज द लेंथ ऑफ रॉड, कंसीडर एल इज द लेंथ ऑफ रॉड, एम इज द मास। अब चूंकि ये यूनिफॉर्म है इसका मतलब स्मॉल, अगर हम मास कंसीडर करें कहीं पर, ये स्मॉल मास मैंने कंसीडर किया, स्मॉल पार्ट कंसीडर किया है ना, तो स्मॉल पार्ट का की लेंथ कितनी है dl, लेट अस अज्यूम dl, तो स्मॉल dm डिवाइडेड बाय dl ये भी लैम्डा के इक्वल। ठीक है ना, अब कंसीडर कीजिए कि एक एलिमेंट हमने लिया है जो कितनी लेंथ पर है, l लेंथ पर, l डिस्टेंस पर एक सेगमेंट कंसीडर किया इस रॉड का। लेट अ सेगमेंट ऑफ रॉड एट L लेंथ अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से L डिस्टेंस पर आपने एक सेगमेंट कंसीडर कर लिया, इस सेगमेंट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहां जीरो से लगाकर पूरी लेंथ तक। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं इसे। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, let us assume AB is the axis of rotation। ठीक है ना, जो एक्सीस है उस एक्सीस को नाम दे दिया AB। तो कितना आएगा DI, स्मॉल एलिमेंट है ना, सेगमेंट है ना, तो DI इज इक्वल टू DM डॉट R स्क्वायर, R की जगह पर यहां क्या आएगा L स्क्वायर। इस DM को हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां से DM इंप्लाइज dm इज इक्वल टू, देखो ये dl इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लैम्डा dl लिखेंगे, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए तो di इज इक्वल टू L स्क्वायर एज इट इज, इंस्टेड ऑफ dm वी कैन राइट लैम्डा dl। क्लियर, फॉर्मूला हमारे पास में जो इंटीग्रेशन के लिए है, मतलब अब हम क्या करेंगे, जीरो से लगाकर यहां तक इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एक्सिस AB, पूरी एक्सिस AB के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो कितना निकलेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल L, है ना, और ये पूरा लिख दीजिए L स्क्वायर लैम्डा dl। देखिए लैम्डा तो कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म दे रखा है, देखो ये लिखा यूनिफॉर्म, तो लैम्डा बाहर ले लीजिए, L स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो L क्यूब बाई 3 है ना, 0 टू कैपिटल L। भाई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यही होता है, यही फॉर्मूला यहां पर चिपका है। l की पावर 2 है, 2 प्लस 1 क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, आगे देखते हैं।
1/3 एज इट इज, इंस्टेड ऑफ लैम्डा वी कैन राइट m बाई कैपिटल L, है ना। तो यहां से m बाई कैपिटल L लिख दीजिए। इस स्मॉल l क्यूब को हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल L क्यूब से और -0 लगाएंगे, वो तो छोड़ दीजिए। तो l क्यूब, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बना? 1/3 ml स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, कॉपी कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया हमने इस एक्सिस AB के लिए। कब? जब लेंथ के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो रॉड की लेंथ है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगर मान लो लेंथ जो एक्सिस है वो टिल्टेड हो जाए, मतलब यह जो रॉड है उससे 90 डिग्री का एंगल ना हो, ऐसे थीटा एंगल आ जाए और अब ऐसे रोटेट हो रही है ना, तब इस कंडीशन में क्या होगा समझे। मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, एक्सिस AB जो है वो तो एज इट इज है, लेकिन रॉड कैसी आ जाए? ऐसी आ जाए। अब ये रॉड ऐसे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये एक्सिस इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, ध्यान से देखें, ये मान लीजिए PQ रॉड है, इस PQ रॉड की लेंथ कैपिटल L है। बहुत सिंपल सा काम है, देखो कैलकुलेशन करने बैठेंगे बड़ा हो सकता है, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां से इस एक्सिस, ये Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए AB पर। जो AB पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो यहां पर मिलेगा आपको P डैश पर। आप P डैश Q निकाल लीजिए सबसे पहले। तो P डैश Q कितना आएगा, देखिए इन टर्म्स ऑफ PQ साइन थीटा। अब PQ को क्या लिखेंगे, L साइन थीटा, ठीक है ना। P डैश Q, ये P डैश Q यहां से यहां तक, इसी को रॉड मान लीजिए जिसका मास कैपिटल M है और लेंथ कितनी है, L साइन थीटा है। बस इसी फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए। नाउ I इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/3 M एज इट इज, इंस्टेड ऑफ L वी कैन राइट L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आया समझ में? इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल रॉड्स अबाउट द एक्सिस शोन इन द डायग्राम। देखिए यहां पर ये रॉड है और इस रॉड, दोनों रॉड के बीच में जो यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट हमें कैलकुलेशन करना है। बहुत आसान सा काम है, करके देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां और यहां पर, चूंकि दोनों की लेंथ सेम है, यानी ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। तो यहां पर ये एंगल भी 45 डिग्री है ना, यहां ये एंगल भी 45 डिग्री, एंगल सब ये इक्वल साइड्स है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये 45, ये भी 45, ये 90, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसकी लेंथ L है और यहां पर एंगल 45 है। अभी हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन ऑफ द रॉड, वन ऑफ द रॉड्स, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस कितना, क्या रहेगा, देखें I1 इज इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर। ध्यान से देखिए, साइन थीटा होना चाहिए था, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/3 ml स्क्वायर साइन 1/√2 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, ठीक, 1/6 ml स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन रॉड। सिमिलरली सेकेंड रॉड का भी कितना आ जाएगा, I2 आएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है।
तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 ml²। ओके, तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। देखिए बहुत कठिन दिखने वाला क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है अगर हम कंसेप्ट सही लगाते हैं। इसी तरह के कंसेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी ऊपर जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।